ये जो सारी सूरत हाल बनी है 2 दिन से उस पर ही बातें चल रही हैं कि गंडापुर साहब को सूबाई सदारत से खान साहब ने क्यों हटाया या आगे का अब लाहे अमल क्या होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं है, अगर गंडापुर साहब को हटा के किसी और बंदे को लगाते पार्टी का सदर तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, लेकिन गंडापुर साहब के जो नकाद कहें या मुखालिफ कहें उसको आगे लाना एक पैगाम भी हो सकता है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद आगे चल के खान साहब की ये ख्वाहिश है कि मामला दोबारा सड़कों पर तय करने हों, इसलिए गंडापुर साहब मुफाहिमत कर लेते थे, इसलिए जुनैद अकबर साहब को लाया गया है। तो इस सारी कहानी का पस मंज़र शाहिद साहब अगर आप हमें समझाएं तो आपके मशकूर रहेंगे। और जुनैद अकबर साहब का जो प्रोफाइल है थोड़ा हमें उसके हवाले से भी बताइएगा कि क्या ये एग्रेसिव रहते हैं या इनका क्या प्रोफाइल रहा है। जी देखिए, बहुत शुक्रिया नसीर, आपने आप बात करें। देखिए अर्ज ये है कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो पहली मरतबा मंजर पे नहीं आए, बल्कि आपको याद ही होगा कि वो 2013 से एमएनए मुंतखब होते आ रहे हैं। 13 में भी वो मलकन से एमएनए बने हैं, 18 में भी बने हैं, छोटे में फिर इलेक्ट हुए हैं। तो तीसरी दफा चल रही है कि वो एमएनए इलेक्ट हुए हैं। जहाँ तक ये बात है कि जुनैद अकबर साहब के आने से क्या होगा, कोई हलचल पैदा होगी या कोई, देखिए ये तो नेचुरल है कि जब भी कोई नया चीज सेक्टर आता है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए वो ऐसे कुछ इकदाम करता है, ऐसे चेंजेस करता है कि सबको मालूम पड़ जाए कि कप्तान जो है वो तब्दील हो चुका है। एक ये, लेकिन दूसरा ये है कि असल जो कुव्वत है उनकी पुश पर वो तो आसिफ खान है, जो कि जाहिर की बात है कि 2013 से वो सीएम वेटिंग में, और फिर शहराम तरकई हैं जो उनके साथ हैं, और फिर आसिफ खान का अपना एक ग्रुप है मर्दान के जो एक एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, इस तरह फिर मलकन। तो ये सारी एक चीज तो है, बट ये है कि अगर हम ये कहें कि जुनैद अकबर साहब के आने से कोई बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी या बड़ी कोई बहुत बड़ा कोई वो होगा, तो मुझे सरजब तो कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती कि कोई बहुत बड़ा धमाका होगा। अलबत्ता ये है कि ये जब बाकायदा तौर पे अभी इनका पहला इम्तिहान 8 फरवरी का जलसा है जो गालिबन स्वाबीन होने जा रहा है, तो ये इनका पहला इम्तिहान है कि वो जलसा ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कितनी उसमें रश होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का ये था कि वो वज़ीर आला भी थे, वो पार्टी के सदर भी थे, वह उनके हाथ में था सब कुछ, सारी निजामी मशीन भी उनके साथ थी। लेकिन शायद जुनैद अकबर साहब जो है उतना फ्री हैंड तो नहीं होगा उनके पास, क्योंकि पार्टी भले उनके पास हो बस इंतजामी मशीनरी तो उनके मातहत नहीं है, वहां तो वो अली अमीन साहब के मातहत थी। तो ये एक इशू हमें दिखाई दे रहा है, बट ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। सही, जैसे आपने कहा कि ये कोई बड़ा धमाका नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए शायद ना हो, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के लिए तो जुनैद अकबर का आना एक धमाका शायद साहब हो सकता है ना। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पहले मरहले में गंडापुर साहब को जो है पार्टी सदारत से हटाया गया है और ये एक पैगाम है और आगे चल के वजीर आलाशिप भी उनसे जा सकती है, तो क्या इसका भी इम्कान मौजूद है? देखिए नसीर, जब से ये गवर्नमेंट बनी है सूबे में और उसके बाद जब इलेक्शन पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पार्टी के सूबाई सदर भी बने, और आपको ये भी मालूम ही होगा कि अली अमीन साहब जो हैं वो सुन्नी तहरीक का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो आज़ाद हैं, अभी भी आज़ाद रुकन के तौर पर असेंबली में मौजूद है। तो वो एक इशू जरूर है था कि दोनों ओहदे दो टोपियां उन्होंने पहन ली हैं, तो इससे मुश्किलात होगी या मसाइल पैदा होंगे। और वक्तन फवक्तन जब भी एहतजाज के लिए वो यहाँ से प्रोसेशन को लीड करते हुए निकलते थे, तो उस वक्त ये बात जरूर होती थी कि पूरी गवर्नमेंट उठ के चली गई है, सूबे में हुकूमत नहीं है। तो ये इशू चल रहा था, पार्टी के अंदर भी ये बात थी और जनरल एक डिस्कशन जो होती थी और जो एक राय आमा थी वो भी ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब को कम अज कम स्टेप डाउन होना चाहिए पार्टी से, ताकि वो गवर्नमेंट पे फोकस कर सके। और अभी भी अली अमीन साहब की तरफ से जो उनका प्ली है या जो उनका मौक़िफ़ सामने आया वो यही है उनके तर्जुमान के थ्रू के खुद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पीटीआई के बानी चेयरमैन से कि वो पार्टी उनसे ले लें पार्टी को ओहदा, ताकि वो फोकस कर सके गवर्नमेंट पे। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें दिखाई देता है कि ये चीजें ओहदा छोड़ना आसान नहीं होता, चाहे वो हुकूमत का हो या पार्टी का हो। अलबत्ता ये है कि आप जानते ही हैं कि आसिफ खान उस वक्त भी चीफ मिनिस्टरशिप के ये दौर में थे जब शफीक साहब वज़ीर आला बने थे 2013 के बाद। हालांकि उस वक्त असल
जो जंग की तसल थी वो तो असद कैसर और खटक के दरमियान थी, क्योंकि उस वक्त पार्टी के सदर असद कैसर थे सुबाई। फिर वो उनकी मखासमत चलती रही। आपको ये भी याद होगा कि हफ्ता 15 दिन आसिफ खान और उनके साथ जो MP हैं शहराम तरक्की उस वक्त जो थे सूबाई वजीर, वो बनीगाला जाके बैठ गए थे और मजबूर कर रहे थे खान साहब को कि उन्हें शफीक साहब को हटाया जाए। फिर महमूद खान के दौर में ये इशू दोबारा उठा और महमूद खान के दौर में बात यहाँ तक गई कि शकील खान, आसिफ खान और शहराम तीनों को काबीना से बाहर कर दिया गया था। बिल्कुल। तो ये इशू पहली दफा नहीं है, लेकिन और जाहिर बात है कि जब मुखालफतें होती हैं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की और एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है। तो ये जरूर है, बट ये अब आने वाला वक्त साबित करेगा कि अली साहब कहाँ स्टैंड करेंगे। आया वो वज़ीर आला भी रहते हैं या नहीं, और कहीं पार्टी क्यादत से चीनशिप भी तो वापस नहीं ले रही थी। और साथ साथ ये भी पता चलेगा कि जुनैद अकबर साहब जो हैं, जो ओहदा उन्हें दिए गए, जिसे समाज के इज़हार उनसे किए गए, आया वो उस पर खड़े भी करते हैं कि नहीं। सही। अच्छा शाही साहब, वैसे अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की सूरत हाल है क्या? पार्टी लेवल के हवाले से हम बात करें, ये तीसरा दौर है उनका गवर्नमेंट का अगर देखा जाए, फिर भी ये जो ग्रुप बंदी है, कुछ लोगों का ख्याल है कि 3 से 4 से भी ज्यादा ग्रुप हैं, तो उधर वाकई क्या सूरत हाल है? कितने ग्रुप हैं पार्टी के अंदर? देखिए PTI का तो ये है कि PTI तो आपको हर जगह ग्रुपिंग का शिकार नजर आएगी। उसमें तो मसाइल हैं, धड़ेबंदी है, गुटबाजियां हैं, लेकिन PTI का ये है कि 2013 से ही 2013 में जो है PTI बन के उभर के सामने आई एक बड़ी पार्टी के तौर पे, और उस वक्त से ही हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल उनकी गवर्नमेंट आ रही है। तो जब आपके पास इक़्तिदार हो तो इक़्तिदार का अपना हुस्न होता है, वो हुस्न बहुत सी चीजों को, बहुत सी बदसूरतियों को, बहुत सी जो खामियां होती हैं उन्हें छुपा लेता है। तो वो हुस्न मुसलसल उनका साथ दे रहा है। 13 में भी, 18 में फिर साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ भी था, और अभी 24 में फिर उनके पास आ जाए तो वो जो उनकी खामियां हैं वो छुप जाती हैं उस इक़्तिदार के हुस्न की वजह से। ये तो लेकिन अब चूंकि यहाँ इन्होंने सेपरेट किया है, यहाँ एक बाइफरकेशन दिखाई दी हमें पार्टी और हुकूमत के दरमियान, तो अभी मालूम पड़ेगा कि पार्टी कहाँ स्टैंड करती है और सूबाई हुकूमत पार्टी को किस हद तक सपोर्ट करती है, और पार्टी जुनैद अकबर साहब जो है पार्टी में जो ग्रुपबंदी है वो खत्म करने में किस हद तक कामयाब रहते हैं। ये इनके लिए बड़ा इम्तिहान जरूर है। सही। अच्छा, यही बड़ा इम्तिहान जुनैद अकबर साहब के लिए भी होगा और गंडापुर साहब के लिए भी होगा कि अगर रास्तों पर दोबारा तहरीक चलती है तो आपको क्या लगता है? पहले जैसे आपने ही कहा कि गंडापुर साहब के पास सारे वसाइल होते थे, वजीर आला भी होते थे, पार्टी के सदर भी, और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते थे, तो अब अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो आपको क्या लगता है कि गंडापुर साहब कितना ताउन करेंगे जुनैद अकबर साहब के साथ? देखिए असूली तौर पर तो उन्हें ताउन करना चाहिए। ज़ाहिर है पार्टी तो पार्टी है, और पार्टी का जो फैसला है या हुक्म है वो तो अपनी जगह, बट ये डिपेंड करता है कि अगर तो जुनैद अकबर साहब जो हैं वो जो पार्टी के अंदर ऑलरेडी एक ग्रुपिंग है, जो तासुर मौजूद है कि आसिफ खान ग्रुप और जलाला का ग्रुप को अमीर अच्छा फरमान, तो वो अगर वो ग्रुपिंग एक्टिव होती है तो फिर तो जाहिर कीजिए जिससे क्रिएटिव लेने की होंगे, और शायद हमें जो गलत है वो थोड़े से पीछे होते दिखाई दे। बट मैंने जैसे क्या किया कि 8 फरवरी को जलसा होने जा रहा है, 4 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, 200 साल हुआ है खानपुर और चौधरी में जलसा करने जा रहे हैं। तो जब ये जलसा मुनकिद होगा तो वो इनके लिए इम्तिहान होगा, और उसमें पता चलेगा कि पार्टी कहाँ खड़ी है, सूबाई हुकूमत कहाँ खड़ी है, क्या जुनैद अकबर और अली जंगपुर हाथ में आचार करते दिखाई देते हैं या उनमें हमें फासले रहना चाहते हैं। तो वो अभी चूंकि इनकी हकीकत में असली तौर पर चाहिए था कि ये फैसला हुए भी थोड़ी के या तो जुनैद अकबर साहब यहाँ पे हाउस में मुलाकात करते, लेकिन साहब उनके सबका इस्लामाबाद में मुलाकात की, आज में उधर है, अब वहाँ वो पार्टी के साथ मुशावरत कर रहे हैं, बैठक हो रही होती तो चाहिए तो ये था उनकी मुलाकात होती, बट किसी को हमें चाहिए नहीं, ना कोई फुटेज हमें दिखाई दी है, ना कुछ दिखाई दी है, ना कोई खबर हम तक पहुंची है। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी सी तलवार है, और शायद आने वक्त कर पाए, दिखाई दे रही है। अच्छा शाही साहब, आखिर में आपसे समझना चाहेंगे कि एक अपोजिशन के ग्रैंड इत्तेहाद की बातें भी चल रही हैं, PTI वाले ये शायद कोशिश कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से फवाद चौधरी साहब भी मिले हैं,
तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जाहिर सी बात है उसका मरकज़ तो खैबर पख्तूनख्वा ही होगा, तो मौलाना फजल रहमान साहब या महमूद खान अचकजई साहब, आपको लगता है कि वफाक के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई भी अगर तहरीक चलती है तो वो अपने कंधे फराम करेंगे PTI को, या इत्तेहाद के हवाले से क्या सूरत हाल वहां पर नजर आ रही है आपको? देखिए, जहां तक जीवई का ताल्लुक है तो मौलाना साहब आप जानते हैं, हम सब जानते हैं उन्हें कि वो एक हकीकी मानों में एक जिन्हें सियासतदान हम कह सकते हैं, वो सियासतदान है, वो तमाम तर मामला से समझते हैं। वो अगर अपना कंधा किसी को फराम करेंगे, अपना कंधा इस्तेमाल करने देंगे, तो उसके बदले में वो उनका समझ लीजिए कि पूरा जिस्म इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो PTI की सियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान करें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस सूबे में अगर किसी का मुकाबला है तो वो PTI और JY का असल मुकाबला होता है कई अजला में, कई जगहों पे। तो अगर वो उनके साथ मिलकर इस तरह की कोई तहरीक चलाएंगे या अपना कंधा उन्हें फराम करेंगे, अपनी सपोर्ट उन्हें देंगे, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान मौलाना साहब की होगा। लिहाजा मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक जाए। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, वो लीनियंट जरूर हैं, क्योंकि जमात इस्लामी आपको मालूम ही है कि वो अकेले तहरीक लिए चल रही है, और फिर हाफिज नईम साहब जो हैं वो मरकजी अमीर बने, तो उसके बाद जाहिर है कि वो जरूर कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि जिसकी वजह से पॉलिटिकली उन्हें एडवांटेज मिल पाए। लेकिन अभी जमात इस्लामी भी शायद इतनी खुल के नहीं आई। ये तो अगर कोई बाकायदा तौर पर तहरीक शुरू हो गई और बाकायदा तौर पर PTI मैदान में निकल आई, तो तब मालूम पड़ेगा कि कौन कौन उनके साथ है और कौन कौन उनके फासले पर है।